अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सर। वर्किंग कैपिटल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, नॉट जस्ट अच्छा बट साथ में फेमस भी। सिर्फ अच्छा ही नहीं बोलेंगे, फेमस भी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, चलो चालू हो गया नहीं रिकॉर्डिंग? मैसेज दिया क्या? ओके ठीक है। गुड इवनिंग सर सबको फिर से एक बार। अच्छा देखो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे हैं अभी वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और काफ़ी वाइटल डिस्कशन है वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो देखते देखते हम लोग पहुंच गए सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना सर? देखते देखते कहाँ पहुंच गए? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, और लास्ट दिन मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था, और उसका कुछ एनालिटिकल ओवरव्यू कंक्लूजन पॉइंट में जाके मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप कि वो एनालिटिकल जो पॉइंट था लास्ट में, उसको आप लोग जरूर देखे होंगे। बहुत वाइटल पॉइंट डिस्कस हुआ था। ये जो करंट है सर, करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच है ना सर। करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच मतलब बेसिकली कंपनी को बिजनेस करना होता है, कंपनी को बिजनेस करना होता है, कोई भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, सर्विस एंटिटी हो, वट एवर बिजनेस स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर कंपनी हैव, उसको कैपिटल तो चाहिए बिजनेस करने का। डे टू डे कैपिटल दे मस्ट नीड सर। अब ऐसे सिचुएशंस में वो कैपिटल जुगाड़ करने के लिए लोन के लिए जाएगा, है ना सर? किसी ना किसी इन्वेस्टर को बोलेगा भाई मुझे पैसा चाहिए, किसी बैंक को बोलेगा कि भाई मुझे कैपिटल चाहिए, बदले में आप इंटरेस्ट ले लो बट आई नीड कैपिटल। अब ऐसे सिचुएशंस में ये जो डे टू डे बिजनेस के लिए कैपिटल का नीड है, ये नीड को कैलकुलेट कैसे होगा सर? ये नीड कैलकुलेट करने का जो तरीका है, ठीक है, इसको करंट एसेट, अभी ऐसे वो ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच एक था, बट वो ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच था, और ये उसके बाद हम लोग अभी करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच कर रहे हैं। अभी ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच एंड करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, इनमें फर्क क्या है कि करंट एसेट में आप कितना दिन तक करंट एसेट को होल्ड करते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप कितना दिन तक करंट एसेट को होल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल का नीड कितना दिन का है। तो लास्ट दिन जो क्वेश्चन हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोग को याद तो होगा सब। हम लोग फिर उसके बाद स्टेटमेंट भी बनाना चालू किए थे। हाँ सर, एक स्टेटमेंट बनाए थे या नहीं बनाए थे? देखो चेक करके। स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना? जिसपे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिजनेस में कितना करेंट एसेट्स है और बिजनेस में कितना करेंट लायबिलिटी है। अब ये एसेट और लायबिलिटी का जो माइनस है, मतलब करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटाओ किसी भी बिजनेस पे, तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलता है। और एज ए बिजनेसमैन आपको यही चीज का जरूरत है, ठीक है? जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको इन्वेंट्री चाहिए, आपको डेटर के लिए जो आपका मार्केट में पैसा फंसा रहेगा तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको क्रेडिटर चाहिए। मतलब क्रेडिटर में क्या होता है कि क्रेडिटर को पे करना होगा, आपको क्रेडिटर को पे करना है, बट कितना दिन बाद करोगे उसका भी आपको हिसाब, दैट इज योर लायबिलिटी, ठीक है? कैश इन हैंड चाहिए, कैश एट बैंक चाहिए। हाँ सर, मतलब बिजनेस करोगे तो कैश तो चाहिए, बैंक भी चाहिए, तो ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारा का सारा मेंटेन करना होगा। कुछ आपका है और कुछ आपको रीपे करना होगा, कुछ आपका है और कुछ आपको रीपे करना होगा। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस बचा रहेगा वो आपका वर्किंग कैपिटल है। अब ये वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं सर कहाँ पर यूज होता है। हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स में अदानी में देखे होंगे, अमेरॉन बैटरीज में देखे होंगे, है ना? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब आज हम लोग ये बात करेंगे सर कि बैंक के लिए जो अप्लाई करने का रूल है ना सर, बैंक में अप्लाई करने का रूल है, मतलब आप एस्टिमेशन कर लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ये सब हिसाब किताब करते हैं। अब हिसाब किताब करने के बाद, हिसाब किताब करने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको बैंक में अप्लाई के लिए जाना होगा, आपको बताना होगा कि भाई कितना वर्किंग कैपिटल का जरूरत है। अब बैंक उसको एक पर्टिकुलर वे में आपको लोन प्रोवाइड करेगा या फिर वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। तो जिसके लिए ऐसे कुछ काफी कमिटीज बना है, चोरे कमिटी, फिर आपका टेंडन कमिटी, ठीक है? तो मैं आपको टेंडन कमिटी सबसे पॉपुलर माना जाता है, तो वो अप्रोच मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सर। ये टेंडन कमिटी क्या है, क्यों बनाया गया है और इसका काम क्या है? सर कौन बना है कमिटी? सर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, ना तो मैं ना तो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कमिटी है सर, जो बताते हैं कि एक बिजनेस को कितना लोन के लिए अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल पैरामीटर को सही रखना है, ठीक है?
अब उल्टा सीधा लोन प्रोवाइड करके बैंक क्या किया है आप लोग जानते हो ना, ये किंगफिशर एयरलाइंस आपका विजय माल्या जी, हाँ सर, कितना पैसा लेके भागा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, किसको पता है? ऐसे बहुत सारा कहानी है, बोलो। 35,000 करोड़। सोचो, ठीक है। ये रोटोमैक में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर आपका गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, पंजाब नेशनल बैंक का, कितना 11,500-12,000 करोड़ का। फिर आपका ये बताओ, ये आपका चंदा कोचर जी आईसीआईसीआई में, अभी तक उनका केस चल रहा है, नॉट प्रूव एग्जैक्टली, अभी भी वो बेल में है और अभी प्रॉपर प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट कुछ तो हुआ है। वीडियोकॉन में ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास वीडियोकॉन के साथ, जो उनका हस्बैंड वीडियोकॉन में शेयर होल्डर है अच्छा खासा, तो बैंक दे दिया। अब ऐसे थोड़ी ना चलता है सर, प्रॉपर वर्किंग कैपिटल का नीड होगा, उसके हिसाब से ही ना लोन होगा। अब उल्टा सीधा लोन प्रोवाइड हो जाएगा, बैंक में पैसा पब्लिक का है, फिर सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है उसको, क्योंकि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बड़ा ही भरोसेमंद है। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें भरोसा करने लायक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैंक से किसी ने पैसा मार लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से विजय माल्या ने 35,000 करोड़ लेके चला गया, मतलब बेसिकली लोन लिया था वापस नहीं कर पाया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर है उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो फिर कहाँ से मिलता है पैसा? 35,000 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम तो है नहीं, हाँ सर। तो फिर किससे मिल जाता है? मतलब ये भरपाई तो करना पड़ेगा। कौन करता है भरपाई? क्या लगता है आप लोगों को? ये बैंक का पैसा अगर कोई प्रॉपरली रीपे नहीं करता है तो ये पैसा भरपाई कौन करता है? कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट होगा ना। बैंक का पैसा चला गया, कोई दिया नहीं प्रॉपरली, कैसे भरपाई होगा? नॉर्मल केस में गवर्नमेंट सब्सिडी करते हैं, ठीक है, तो बैंक में आपका पैसा सेफ है, और बाद में जब उस पर्टिकुलर कंपनी में केस बनेगा, लिक्विडेशन होगा, फिर उनका एसेट बेच के बैंक को मिलेगा। अरे ऐसा ही होता होगा ना। कॉमन सेंस क्या कहता है आप लोगों का? बोलो। हाँ प्रिया, ज्योति, क्या बोलता है? कॉमन सेंस यही कहता है ना? यस और नो? यस सर। तो एग्जैक्टली सर, चलो फिर देखते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल में। ऐसे होमवर्क भी था, बट फिर भी मैं सॉल्व करूंगा सर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में थोड़ा प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। स्क्रीन शेयर है सर? जस्ट कंफर्म मी। है दादा। ओके। अच्छा, ये इमेज थोड़ा खराब है, बट समझ आ रहा है क्या? क्योंकि फिर से इमेज अपलोड कराना टाइम टेकिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? जस्ट मुझे एक बार बताइए। ओके ठीक है। ब्राइटनेस और बढ़ सकता है क्या स्क्रीन का? कहाँ पर है? ऐसे आई थिंक समझ आ ही रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समझ आ रहा होगा। सर क्लियर है। ओके सर, ठीक है, चलो। क्वेश्चन था सर विजय लक्ष्मी का। प्रीति, प्रीतम, आप लोगों को दिखा रहा है ना? हाँ प्रीति? है सर। ओके। देखो सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। एंड प्रोफेशनल लेवल में तो चाहे बीकॉम हो या प्रोफेशनल, स्पेशली सीए में तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है। सीएस में भी। विजय लक्ष्मी लिमिटेड, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ठीक है, हैज अप्लाइड टू ए कॉमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब उसको चाहिए लोन, फाइनेंस करना, मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल का नीड है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बैंक को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सर बैंक को ऐसे ही मन में बोल देंगे क्या कि भाई मुझे इतना चाहिए दे दो? नहीं सर, बैंक प्रॉपरली चेक करेगा भाई किस तरह से आपको इतना अमाउंट ऑफ लोन का जरूरत पड़ रहा है, क्या करोगे आप पैसे को लेके, ठीक है। तो ये डे टू डे ऑपरेशन के लिए आप अप्लाई करते हो, तो एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पहले बताओ, करंट ईयर का प्रोजेक्शन है, क्या है सर? प्रोजेक्शन। पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस लिए। तो आपने प्रोजेक्ट करके देखा कि 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। कितना है सर? 1,04,000 completed unit of production, okay, plus 4,000 units of WIP, 4,000 units of WIP. Based on the above activity, estimated cost per unit, based on the above activity, estimated cost per unit is raw material का 80 per unit, direct wages का 30 per unit, overheads का 60 per unit। ऐसे मैं इसका solutions वगैरह मैं आप लोगों को शेयर किया था, पर ठीक है, अगर आपने सोल्यूशन देखा, घर में किया, इट्स ओके, बट फिर भी मैं आज फ्रेशली करा रहा हूँ, ठीक है।
आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का और नॉलेज आ जाएगा। तो जो भी किया है 2 मिनट के लिए भूल सकते हो, एकदम बेसिक से फिर से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टोटल कॉस्ट क्या बता रहा है सर 170 पर यूनिट का कैसे हो गया 80 30 60, 80 पर यूनिट, 30 पर यूनिट, 60 पर यूनिट, 170 और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 200 पर यूनिट। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है। सर रॉ मटेरियल स्टॉक बता रहा है एवरेज 4 वीक्स कंजम्पशन, WIP बता रहा है assume 50% completion stage in respect of conversion cost. Material issued at the start of the processing. Material issued at the start of the processing. क्या बताया सर स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग में? फिनिश गुड्स इन स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक में कितना है? फिनिश गुड्स इन स्टॉक 8000 यूनिट्स। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स एवरेज 4 वीक्स। क्रेडिट अलाउड टू डेटर और रिसीवेबल्स 8 वीक्स। मतलब जिनको आपको रीपे करना है, मतलब जिनको आपको पेमेंट करना है, सप्लायर्स को आप 4 हफ्ते बाद पेमेंट करते हो, और जो डेटर है आपका जिनसे आपको पेमेंट मिलने वाला है वो आपको 8 हफ्ता बाद पेमेंट करता है एवरेज। आप वेजेस पेमेंट करते हो, जो लेबर आपके पास काम करते हैं उनको आप वेजेस पेमेंट करते हो 1.5 हफ्ते में, मतलब 10 डेज 10 14 डेज में। ठीक है, 14 नहीं 10 11 डेज में, एवरेज 1.5 वीक्स। ठीक है, एवरेज 1.5 वीक्स मतलब 10 डेज मान सकते हो, 10 to 11 डेज। कैश एट बैंक्स ऐसे डेज का जरूरत नहीं है, 1.5 हफ्ता बोला तो 1.5 हफ्ता ही समझ लेना। कैश एट बैंक्स कितना रखना चाहिए आपको फॉर स्मूथ ऑपरेशन, मतलब ये थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा मान के, ठीक है, कि आपको बैंक में थोड़ा कैश रखना पड़ेगा 25,000 का। ये आपने मतलब प्रोजेक्शन कर रहा है सर, ये आपका क्या है प्रोजेक्शन कि एटलीस्ट 25,000 का बैलेंस अवेलेबल रखना पड़ेगा कैश के तौर पे। बस ये रहा आपका सवाल, मतलब डेटा। अब इस पर्टिकुलर डेटा से आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? यू हैव टू कैलकुलेट, एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब प्रॉपरली हुआ है, कभी बिजनेस प्रॉपर वे में बंद वगैरह नहीं हुआ, एकदम चलता गया, 52 वीक्स में हुआ है, एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली। ठीक है, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, सारा का सारा सेल क्रेडिट है, कैश सेल है ही नहीं बिजनेस का। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप बताओ दो कि नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हुआ होगा, मतलब कितना कैपिटल का जरूरत है इसको, डेटा आपको गिवन है। एंड मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस अंडर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एज पर टेंडन कमिटी नॉर्म्स। ठीक है, ये टेंडन कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस कमिटी है उन्होंने इस पर्टिकुलर नॉर्म्स को बनाया था। ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ टेंडन कमिटी का डिटेल्स, लेकिन बिफोर दैट कि टेंडन कमिटी का डिटेल्स करने से पहले आपको नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोगों ने होमवर्क किया होगा, कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया वो बस चेक करो, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, बाकी लोग मुझे हेल्प करना। ठीक है, किसका नेटवर्क इशू हो गया? रोशनी, ज्योति, प्रियोतमा, प्रिया, प्रिया का नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा ठीक है, देखो ओके फटाफट मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो कि क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना सर? विजय लक्ष्मी वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? वर्किंग नोट 1। हाँ सर, तो चलो वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग क्या बनाते हैं सर? वर्किंग नोट 1 में क्या बनाते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। वेरी गुड सर, तो फटाफट बताना रॉ मटेरियल कंजम्पशन। जितना जल्दी आप लोग मुझे बोलोगे उतना जल्दी हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है सर? टेल मी। बोलो सर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 1,04,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स है और 4,000 यूनिट्स का
वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और रॉ मटेरियल लग रहा है 80 पर यूनिट का, बस यही डेटा चाहिए हमें, ठीक है। ये तो आप लोग भी समझ रहे हो। तो 1,04,000 प्लस 4,000 इंटू 80, 86,40,000, यही बोला मुझे मौसमी, यही बोल रहा था। हाँ सर। अब रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का है सर? रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का चाहिए हमें? इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा सर? इसके लिए हमें चाहिए सर एवरेज कितना रॉ मटेरियल कितना दिन के लिए हमें रखना पड़ेगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट कितना दिन का है। 4 वीक्स कंजम्पशन है, 4 हफ्ते का रॉ मटेरियल यू नीड एक एक साइकिल के लिए। तो 4 वीक्स का जो कंजम्पशन है तो आपका 86,40,000 तो एनुअल है। इसको अगर आप 4 वीक्स में कन्वर्ट करते हो तो 4 डिवाइडेड बाई 52। हाँ बोलो सर कितना? 664615। 664615। थैंक यू सर। सबको मैच हुआ? देखो तो मैच कर लो। आई होप सबका मैच होना चाहिए। प्रीतम, प्रीति, रोशनी, मैच होना चाहिए सबको। ओके नेक्स्ट, रॉ मटेरियल स्टॉक निकल गया सर, बस काम खत्म, पैसा हजम। अब वर्किंग नोट 2 की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग नोट 2 की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग नोट 2 में हमें WIP स्टॉक चाहिए। तो WIP स्टॉक के लिए हमें पार्शियल COP करना चाहिए ना सर, क्योंकि क्यों मैं पार्शियल COP कर रहा हूं? देखो सर यहाँ पर बोला है वाई आई शुड टेक पार्शियल COP, या फिर आप लोगों को भी लेना चाहिए। लुक एट वर्क इन प्रोग्रेस का डेटा, क्या कहता है सर? एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन क्या चीज करते हैं सर? कोई भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिक 2 चीजें क्या जरूरी है? रॉ मटेरियल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बिल्डिंग के थ्रू से समझाया था कि आप एक बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हो, आप एक बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हो, तो बिल्डिंग को अगर आपको कंप्लीट करना है, रॉ मटेरियल तो आप उसमें लगा दिए, बट ऐसा कौन सा चीज पूरा यूज नहीं होगा, मतलब जिसमें आपका बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा? टेल मी सर, ऐसा कौन सा 2 पॉइंट जो एक्चुअली कन्वर्जन करता है? जल्दी बोलो। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है? वेजेस एंड, अरे नहीं समझ आ रहा है क्या? वेजेस एंड ओवरहेड, यही तो है कन्वर्जन कॉस्ट। चुप क्यों हो सर? बोलो सर बोलो। वेजेस एंड ओवरहेड ही है कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये जो वेजेस एंड ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट है, ये 50% कंप्लीशन हुआ है, बाकी रॉ मटेरियल आपने पूरा यूज कर लिया, तो फिर सिंपल काम हो जाएगा। ये पहला क्लास का मतलब पहला क्वेश्चन जो हुआ था ना, सेम टाइप ऑफ, उसमें भी ऐसे ही बात हुआ था। तो पार्शियल COP पर यूनिट क्या बन जाएगा सर? पार्शियल COP पर यूनिट कितना हो जाएगा? 80 प्लस हाफ इंटू 30 प्लस 60, बिकॉज कन्वर्जन कॉस्ट 50% यूज हुआ है। 80 प्लस हाफ इंटू 30 प्लस 125। हाँ कितना? 125। 125। थैंक यू सर। 125, 125, ठीक है। अब WIP स्टॉक बता दो। WIP स्टॉक हाँ कैसे आया? कैसे आया? 4,000 into 125। थैंक यू सर। 4,000 यूनिट आपका वर्क इन प्रोग्रेस में है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। टोटल 1,04,000 इधर है और प्रोडक्शन में और 4,000 है, तो 4,000 आपका WIP में है, तो 4,000 के साथ आपको 125 को इंटू करना चाहिए। तो बस सिंपल बात है, 4,000 जो आपका WIP में है, इसको इंटू 125 करोगे तो आपका WIP स्टॉक के लिए 5 लाख की जरूरत है सर। WIP स्टॉक के लिए आपको 5 लाख का जरूरत है, सिंपल बात है, ठीक है। ये रहा आपका WIP स्टॉक का वैल्यूएशन। थैंक यू सर। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा WIP स्टॉक के बाद? बोलो बोलो बोलो। फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, वेरी गुड सर, फिनिश गुड्स। तो जल्दी जल्दी फिनिश गुड्स बना लेते हैं। फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स के लिए COP पर यूनिट मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट का मतलब कितना है सर? टोटल कॉस्ट लग जाएगा, दैट मीन्स 80 30 60,
80 30 60 ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा ना, 80 30 60 टोटल में यूज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट हो जाएगा 170 पर यूनिट, यस ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हो जाएगा 170 पर यूनिट, यही है फिनिश गुड्स के लिए। अब फिनिश गुड्स में क्योंकि सारा का सारा यूज हो जाता है ना, तभी तो फिनिश गुड्स बनता है। रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड सब यूज होगा तभी फिनिश गुड्स बनेगा। सिंपल बात है, कोई बकवास है इसके अंदर है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। तो सीओपी पर यूनिट, देयरफॉर एफजी स्टॉक्स, फिनिश गुड स्टॉक कितना हो जाएगा सर, जल्दी बोलो सर। फिनिश गुड्स का डेटा 13,60,000। 13,60,000, वाह थैंक यू प्रीति। 8,000 यूनिट्स इधर है, और प्रीति का आवाज नहीं मिलता है मुझे, प्रीति का आवाज सुन के बड़ा अच्छा लगा। प्रीति जवाब दे रहा है, वेरी गुड सर। 8,000 इंटू 170, यही है ना सर? हाँ प्रीति, 8,000 इंटू 70 13,60,000। थैंक यू सर। तो 13,60,000 आपका फिनिश गुड स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। सर और क्या चाहिए सर, और क्या? वर्किंग नोट 4, डेटर। डेटर किस पे बनता है सर, क्रेडिट सेल पे है, क्रेडिट सेल पे। तो चलो क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितना है सर? क्रेडिट सेल्स बताओ तो एक बार मुझे, क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स कितना है? 96,000। कैसे मिला? 1,04,000 माइनस 8,000। 1,04,000 टोटल कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और 8,000 माइनस क्यों कर दिए? कारण फिनिश गुड स्टॉक है আছে তাই। थैंक यू सर। फिनिश गुड स्टॉक में है 8,000, तो 1,04,000 में से अगर आपका 8,000 चला जाता है तो 96,000 आपने बेसिकली सेल कर दिया ना, तभी तो आपके पास है। सिंपल बात है, वेरी गुड सर। तो अल्टीमेटली आपने कितना सेल कर दिया? 96,000 का सेल कर दिया। तो 96,000 यूनिट्स अगर आप सेल करते हो, 96,000 यूनिट्स अगर आप सेल करते हो, कितने में सेल करोगे? 200 पर यूनिट। 200 पर यूनिट, थैंक यू सर। 96,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा सर? 1,92 लाख। 1,92 लाख, अरे बाप रे बहुत है। 1,92 लाख, सही बोला ना, सही लग रहा है मुझे। 1,92 लाख ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स के ऊपर आपका डेटर पीरियड कितने का था सर? 8 वीक। 8 वीक्स। 8 वीक्स डेटर पीरियड है, देख लेते हैं सर। डेटर पीरियड मतलब डेटर के पास आपका पैसा फंसा रहता है एवरेज 8 वीक्स के लिए। प्रोजेक्शन है कि 8 हफ्ता बाद डेटर आपको पेमेंट करेगा, तो उतना दिन आपके पास तो कुछ होना चाहिए। तो ये वैल्यूएशंस भी आपको करना चाहिए बिजनेस के लिए। डेटर कब पैसा देगा तब बिजनेस करोगे? नहीं ना, डेटर जब देगा, लेकिन कितना दिन का पैसा, क्या पैसा, वो भी आपको हिसाब में बताना चाहिए। तो 1,92 लाख सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेटर के पास इतना दिन मेरा पैसा पड़ा रहेगा, तो वो आपको वर्किंग कैपिटल में शो होना चाहिए, तभी तो आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। 8/52, तो डेटर से कलेक्शन करने में टाइम लगता है, कितना कितना पैसा लग जाएगा सर 8 हफ्ते के लिए? 2,953,846। 2,953,846, थैंक यू सर। तो ये हो गया आपका डेटर पीरियड, इतना पैसा आपका फंसा रहेगा, ठीक है, डेटर के पास 8 वीक्स के लिए। थैंक यू। अच्छा, और कुछ बाकी रह गया सर? क्रेडिटर। क्रेडिटर, ओके। क्रेडिटर पे क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है क्रेडिटर सर? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज पे डिपेंड करता है क्रेडिटर, ओके। क्रेडिट परचेज पे डिपेंड करता है क्रेडिटर। तो चलो देख लेते हैं क्रेडिटर महाशय का क्या खेल है। क्रेडिटर महाशय हमें क्या बताते हैं? तो ये वर्किंग नोट क्या हो जाएगा? 5, वर्किंग नोट 5। वर्किंग नोट 5 में हमारा आ जाएगा क्रेडिटर। तो इट्स डिपेंड ऑन क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। तो क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा ये कंपनी विजय लक्ष्मी जो है,
ये किस तरह का कंपनी है सर? न्यू कंपनी है कि ओल्ड कंपनी है? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी। तो सर न्यू कंपनी के लिए ओपनिंग कुछ है क्या? ना। तो फिर इसका क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेस और रॉ कंजम्पशन। हाँ बोलो। स्टॉक। कंजम्पशन कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक। थैंक यू सर। तो देयरफॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो अब अभी आपको चेक करना है। हाँ बोलो। বলছি ক্লোজিং স্টক কেন আসবে? ক্লোজিং স্টক কেন আসবে? হ্যাঁ, কেন আসবে না সেটা যদি একটু যদি বলিস মানে আমাকে। হ্যাঁ মানে ক্লোজিং স্টকটা যেটা সেটা তো র মেটেরিয়াল পারচেজ হয়েছে যেটা ওটা থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে না, हाँ ऑब्वियसली कि তাহলে যেটা আবার থেকে ওটাকে অ্যাড করবো কেন? মানে এটা তো দাঁড়াবে ঠিক এক্সট্রা পেমেন্ট হয়ে যাওয়া। না তো তুই যেটা কনজিউম করছিস ওটা অ্যাকচুয়ালি তোর প্রোডাকশনে লাগছে, ঠিক আছে? তুই যেটা কনজিউম করছিস ওটা তোর প্রোডাকশনে লাগছে, প্লাস তোর ক্লোজিং স্টকে যদি কিছু পড়ে আছে তাহলে এটাকে তুই নিবি না। মানে আমি সিম্পল বলতে চাইছি, ব্যাপারটা খানিকটা এরকম। ধর আমি র মেটেরিয়াল কনজিউম করছি মানে কি, মানে আমি কতটা ইউজ করছি प्रोडक्शन लेवल है। ধর একটা बिल्डिंग তৈরি হচ্ছে, ठीक है? सपोज एक बिल्डिंग बन रहा है, चलो गुड क्वेश्चन। एक बिल्डिंग चल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स देखते हैं सर कुछ इमेज मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ से फॉर एग्जांपल ये सब बिल्डिंग मटेरियल्स है ना? बिल्डिंग बनाने के लिए आपको रॉड चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए, सैंड चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मानो कि इसमें से कुछ चीजें आपने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया मतलब जस्ट बताओ मुझे सर, कंज्यूम कर लिया मतलब कंजम्पशन कर लिया यूज मतलब হয়ে क्या? मतलब आप बिल्डिंग में उसको यूज कर लिए, लेकिन क्या सारा का सारा यूज हो गया ऐसा तो गारंटी नहीं है ना, कुछ आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो रॉ मटेरियल आपने यूज कर लिया, ठीक है, दैट इज कंज्यूम कर लिया, उसका डेटा भी आपको जरूरी है। और जो आपके पास पड़ा है दैट इज क्लोजिंग में है, वो भी आपके लिए परचेज है, क्योंकि आपका कंपनी न्यू कंपनी है। बट अगर आपका कंपनी पुराना कंपनी होता, अगर आपका कंपनी रनिंग कंपनी होता, तो फिर आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम होता। इन दैट केस रॉ मटेरियल परचेज और कंजम्पशन सेम होता। बट क्योंकि कंपनी इस साल बन रहा है, ये विजय लक्ष्मी का जो कंपनी है ये तो अभी बन रहा है, जस्ट इसी साल बना है, तो फिर इसने जितना कंज्यूम किया और जो इसके क्लोजिंग में पड़ा हुआ है वो दोनों को ऐड करके ही तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसका रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कितना होगा। बोल मौसमी, अब तेरा सवाल और मेरे जवाब में क्या फर्क है? हाँ बोल। বলছি যে 86,40,000 যেটা পারচেজ করেছে সেটা থেকেই তো ক্লোজিং রাখবে, না তাহলে তো ওটাকে আবার যাবো কেন? 86,40,000 এটা আমার কত অ্যামাউন্টের জন্য? 1,04,000 এর জন্য, তাই তো? 1,08,000 এর জন্য। 1,00,000 কত 8,000 এর জন্য, তাই তো? तो 1,08,000 दिस इज माय कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 4,000 मेरा WIP में है। ओके, तो टोटल 1,08,000 रॉ मटेरियल यूज उसमें हो रहा है 80 करके। तो हम लोगों ने देखा कि 86,40,000 का हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। और क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? कुछ डेटा है आपके पास? क्लोजिंग का डेटा कहाँ से मिलेगा? র মেটেরিয়াল স্টক যেটা ছিল, रॉ मटेरियल स्टॉक जो है दैट इज 4 वीक्स का जो रॉ मटेरियल स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर में आपके पास, देखो सर पॉइंट समझो, इन दिस पर्टिकुलर ईयर, कहाँ चला गया मेरा डेटा, एक सेकेंड, इधर। इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इसको थोड़ा छोटा करना होगा। वर्किंग नोट 1 में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का डेटा है, मौसमी का सवाल समझो आप लोग। मौसमी का कहना है सर कि ये जो 86,40,000 हम लोग रॉ मटेरियल स्टॉक में ले रहे हैं, ठीक है, ये जो 86,40,000 रॉ मटेरियल स्टॉक में ले रहे हैं ये बेसिकली पूरा साल का कंजम्पशन है, ठीक है।
अब इस पे से रॉ मटेरियल स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है 4 वीक्स के लिए, दैट इज 6,64,615। क्योंकि ये कंपनी न्यू कंपनी है तो इसके चलते ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक ऐड होना चाहिए। अब मौसमी का कहना है कि सर ये जो कंज्यूम हुआ है इसी के अंदर तो क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्या आप लोगों को वही लगता है सर? हाँ सर। हाँ, क्या क्लोजिंग स्टॉक जो 4 वीक्स के लिए आपने मेंटेन कर रहा था रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए, आपका जो भी बैलेंस मेंटेन हो रहा था वर्किंग कैपिटल के लिए, तो ये रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग एरिया है ये क्लोजिंग एरिया तो आपको अलग से मेंटेन करना होगा। तो फिर ये जो मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल का सवाल समझाया इसमें कैसे समझाओगे आप सेम चीज, सेम टू सेम थिंग? मतलब मेरा कहना है सपोज मानो कि ये सारा का सारा रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ दिस पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज मानो कि 1,08,000 यूनिट है इसके अंदर। अब 1,08,000 यूनिट जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स या जो भी आपका टोटल रॉ मटेरियल्स वगैरह है, ठीक है, बेसिकली मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना प्रोड्यूस आपने किया और साथ में जो प्रोडक्शन मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप यूज बनाते हो आपके बिजनेस पे, 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट और 4,000 यूनिट्स आपका WIP। तो ओवरऑल आपका बनावट कितना है 1,08,000 का। इसमें आपने रॉ मटेरियल के लिए 80 करके पर यूनिट के हिसाब से आपने टोटल देखा कि साल भर का 86,40,000 का आपका लग जाता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि इसमें जो 4 वीक्स का जो डेटा है, ठीक है, 4 वीक्स का जो डेटा है जो आपको यहाँ पर बोला कि रॉ मटेरियल इन स्टॉक, मतलब आपके क्लोजिंग में पड़ा हुआ है करेंटली 4 वीक्स कंजम्पशन। तो 86,40,000 के साथ ये 6,64,615 है ना सर, 6,64,615, 6,64,615, ये ऑब्वियसली ऐड होना चाहिए ना, ऐड नहीं करोगे टोटल रॉ मटेरियल के अंदर? मतलब मेरा कहना है ये क्रेडिट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर इसको ऐड नहीं करोगे सर, क्योंकि ये तो पड़ा हुआ है और ये तो कंज्यूम में चला गया, तो फिर कंज्यूमर स्टॉक में फर्क कैसे करोगे, ये मुझे बताओ आप लोग। ये आपने यूज किया? हाँ बोलो। जैसे हम लोग ने तो एस्टिमेशन किया है ना ये 86,40,000 का हाँ ईयरली समझो, तो फिर ये 664 615 माइनस नहीं करेगा क्लोजिंग स्टॉक में है बोल के, क्योंकि ईयरली कंजम्पशन तो वो है ना 8640। मैं आपको, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये आपने कंज्यूम किया, आप बात को समझो, ये आपने कंज्यूम किया 86,40,000 का आपका कंजम्पशन पे रॉ मटेरियल यूज हुआ, बट नाउ क्वेश्चन इज दैट तो फिर ये স্টক का है। हाँ बोल। বলছি এখানে তো পারচেজের আলাদা করে কোনো ডেটা দেওয়া নেই, তো এখানে তো পারচেজের কনজাম্পশন সেমই ধরবো না। परचेज का अलग से कोई डेटा नहीं दिया है तो परचेज और कंजम्पशन सेम ही मानेंगे। हाँ इसीलिए तो रॉ मटेरियल परचेज को ही तो कंज्यूम मान रहे हैं, बट जो स्टॉक में है हमारा, মানে বলছি যে ওইটার মধ্যেই যখন ইনক্লুড আছে ক্লোজিং স্টকটা, তো ওইটার উপরে না পেমেন্ট করবো, ক্লোজিং স্টকের জন্য এক্সট্রা পেমেন্ট কেন করবে কেউ? क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करेगा, ये बात तुम लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अरे सर ये जो 86,40,000 का तुम रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, अब ये कुछ एजम्पशंस यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, आप बात को समझो। 86,40,000 आपका एजम्पशंस है कि मतलब बेसिकली आप एज्यूम कर रहे हो कि जो आपका रॉ मटेरियल परचेस है वही आपका कंजम्पशन है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेज हम लोगों ने देखा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 1,04,000 और 4,000 में आपका WIP है, तो दैट इज आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपका हो गया 8 लाख। जस्ट सेकंड रुक जाओ, मैं इसको लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, मैं इसको ओवरऑल करके ही बताता हूँ आपको। बोल सर बोलो सर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये ऐसा भी तो होगा ना कि जब परचेज बोला तो ये 6,64,615 जो बचा हम लोग का रॉ मटेरियल स्टॉक पे, वो स्टॉक पे रह गया, और मतलब वो भी परचेज करने के टाइम तो लिया था, और कंजम्पशन जो था वो ऐड करने से तो टोटल परचेज आ जाएगा ना फिर। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 86,40,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक में तुम्हारा पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल दैट इज 6,64,615,
तो अल्टीमेटली दोनों को ऐड करके तुम्हारा कितना होता है टोटल, मुझे बताओ कितना हो रहा है इसमें? 86,40,000 एंड 6,64,615। इन दोनों को जब तुम ऐड करते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो डेटा है 4 हफ्ता का, 4 वीक का, इसको ऐड करके आपको कितना मिल रहा है मुझे एक बार बताओ। बोलो सर। 9,04,615। ओके, 9,30,4615 ऐसा कुछ। हाँ सर, सही किया ना मैंने? है ना सर? अब इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब ये हो जाता है ना कि ये जो 6,64,615 है, ये 6,60,000 मतलब यहाँ पर ये assumptions है कि ये क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है आप इसको इसके साथ ऐड ही करोगे। अब यहाँ पर कुछ डेटा क्वेश्चंस पे क्लियर कट नहीं है, लेकिन इसका मतलब हम लोग जब इस तरह का डेटा नहीं रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक को तो आपको अलग से मेंटेन करना ही पड़ेगा। और ये 86,40,000 को आपको यही मानना पड़ेगा कि ये आपने कंज्यूम किया और ये आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है 4 वीक्स के हिसाब से। तो ये जो स्टॉक है इसको तो आपको ऐड करना पड़ेगा सर, तभी जाके आप टोटल जो क्रेडिट परचेज है, आप क्या बताओगे? क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका हो जाएगा 9,30,4615। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में थोड़ा स्पेसिफिकली बोलता है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन इतना ही है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट में आप देखते कि 6,64,615 है, तो फिर तो आपको वही ऐड करना पड़ता। तब आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप मान सकते हो कि क्योंकि क्वेश्चंस में और कुछ डेटा गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को मानना पड़ा कि 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स एंड 4,000 यूनिट्स जो WIP में है, ये दोनों को ऐड करके 1,08,000 को आपने ऐड किया, इंटू आपने रॉ मटेरियल को इंटू किया, और फिर आप क्या बोल रहे हो कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेरा 86,40,000 है। लेकिन ये 86,40,000 आपका ओवरऑल अगर मान लिया जाता है, ये एज्यूम कर लिया कि ओवरऑल है। अब आपका WIP स्टॉक में कितना है? WIP स्टॉक आपका 4 वीक्स का है, तो फिर WIP स्टॉक, रॉ मटेरियल इन स्टॉक, ठीक है, एवरेज 4 वीक कंजम्पशन, ये आपको इसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में आपको पता चल रहा है कि रॉ मटेरियल इन स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 4 वीक्स के हिसाब से। तो ये डेटा आपको कहां से मिलेगा? ये अगर आपका एनुअल लग जाता है तो 86,40,000 के ऊपर आपने हिसाब लगाया कि आपका 4 वीक्स के हिसाब से इतना WIP स्टॉक आपका रह जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका रह जाता है इसको तो आपको लेना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट तो है ही ना, मतलब दिस नॉट इंक्लूडेड इन 86,40,000। ये आपका क्लोजिंग है, ये आपका अलग से है सर। रॉ मटेरियल इन स्टॉक तो फिर यहाँ पर बोला क्यों फिर? तो फिर इसको अलग से बोलने का जरूरत क्या है कि एवरेज 4 वीक कंजम्पशन होता है बिजनेस पे और रॉ मटेरियल इन स्टॉक पर्टिकुलर ईयर एंड में आपके पास है, लेकिन वो डेटा यहाँ पर बोला नहीं। अगर बोल देता तो क्या करते मौसमी? तो बात समझ रहा है मेरा? अगर यहाँ पर कुछ अलग से डेटा दे देता रॉ मटेरियल इन स्टॉक बोल के, जैसे बैलेंस शीट वगैरह में मिल जाता है, तब तुम उसको ऐड कर देते ना। हेलो सर, अगर मानो স্যার আগের গুলোতে কেন করিনি অ্যাড? हाँ बोल। আগের সামস গুলোতে কেন অ্যাড করিনি? ওখানেও তো এরকমই ছিল না। नहीं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, अगर लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें तुम देखना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें तुम्हें ऐसा कुछ मिला होगा। एक बार देखो, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया वो न्यू कंपनी नहीं था, वो न्यू कंपनी नहीं था। मैंने लास्ट दिन नोट्स भी लिखाया आप लोगों को, आप चेक करो कि अगर न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी के केस में आपने, आप देखो पॉइंट नंबर कंक्लूजन में चेक करो मौसमी। फॉर ए न्यू कंपनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नील and therefore purchase equals to consumptions plus closing stock। लेकिन जब कंपनी रनिंग कंपनी है तब आप चेक करो ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, सो रॉ मटेरियल परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन। अगर कंपनी रनिंग है तो फिर यही assumptions मानना पड़ेगा सर आपको कि जब कंपनी रनिंग है दैट मींस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। आप बताओ ना, आप लोग भी तो करते हो ये अकाउंट्स वगैरह में भी। रनिंग कंपनी के केस में आप क्या सोचते हो? रनिंग कंपनी के केस में आप क्या सोचते हो? कंपनी रनिंग है तो उसके केस में क्या बोलते हैं सर? ओपनिंग स्टॉक, इस बार का ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट बार का, मतलब इस बार का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। होता है कि नहीं होता है? बताओ। अरे होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो फिर अल्टीमेटली इन दैट केस रॉ मटेरियल परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन, बिकॉज वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डेटा है वो इक्वल हो जाता है।
तो जब कंपनी रनिंग हो जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कंपनी फर्स्ट टाइम बन रहा है तब आपको तो क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी का टोटल परचेज कितना है। अब आपके पास यहाँ पर ये एक एजम्पशंस, एक पॉइंट आप जरूर बोल सकते हो कि दैट सर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग उसको अलग से मान रहे हैं। अब ये बात मौसमी का थोड़ा लॉजिकल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। 1,04,000 का जो डेटा है और 4,000 का जो डेटा है तो टोटल हो जाता है 1,08,000 का। अब 1,08,000 पे 80 करके रॉ मटेरियल परचेस तो कर ही रहे हैं। आई अंडरस्टैंड मौसमी का जो डाउट है वो मैं समझ रहा हूँ। 86,40,000 के अंदर तो रॉ मटेरियल का सारा कॉस्ट आ ही जा रहा है, तो फिर 86,40,000 के ऊपर सर आप अलग से, यही सवाल है ना तेरा मौसमी, आप इसको 4 वीक्स कंजम्पशंस में जब इसको देखते हो, ये जो स्टॉक है ये 6,64 कितना है 615, हाँ सर 6,64,615, 6,64,615, इसको आप क्यों ले रहे हो? आई अंडरस्टैंड मौसमी का क्वेश्चन, क्योंकि 86,40 के अंदर तो ये वाला अमाउंट भी है, बट सर यहाँ पर ये एजम्पशंस है, ये आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये न्यू कंपनी है, इसका क्लोजिंग स्टॉक अलग से बोला नहीं है। अब बात को समझो, अगर क्योंकि न्यू कंपनी के केस में ये ट्रीटमेंट होता है। अगर मानो कि क्वेश्चन में अलग से डायरेक्टली दे देता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता क्लोजिंग स्टॉक तब तो आप ऐड करते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये अजम्पशंस कर लिया कि इसका जो स्टॉक में है 4 वीक्स कंजम्पशंस उसी को मैंने क्लोजिंग स्टॉक माना, ठीक है। और ये अजम्पशंस आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदरवाइज आपके क्वेश्चंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक अलग से कुछ बोलेगा तो आप उसको लेके चलना, लेकिन अगर क्वेश्चंस में अलग से क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बोला, नॉर्मली बैलेंस शीट फॉर्मेट में जब रहता है ना तब उसमें बोल देता है, तब इन दैट केस तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मल ऐसे कॉन्सेप्ट में देगा, डिटेल्स में देगा, तो फिर आपके पास जो भी स्टॉक है उसी को आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि भाई 4 वीक कंजम्पशन के लिए मेरा जो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक बताया है उसी को मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा। मौसमी बात को समझ रहा है ना तू? अगर अलग से बोलता तो फिर लेना पड़ता, तो इसलिए जो भी 4 वीक्स कंजम्पशन के लिए रॉ मटेरियल स्टॉक तुम कैलकुलेट कर रहे हो, और वो भी किसके साथ कैलकुलेट कर रहे हो, जो आपका ओवरऑल एवरेज है उसी के ऊपर आप 4 वीक्स के हिसाब से निकाल रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर डेटा। तो इन दैट केस आपको क्लोजिंग स्टॉक का डेटा को दो 6,64,615 ही तो मान के चलना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनी न्यू कंपनी है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, न्यूली फॉर्म्ड है, तो इसलिए ये क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट को आपको ऐड करके अलग से बोलना पड़ा। बात कुछ समझ में आ रहा है मौसमी? आई अंडरस्टैंड कि सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है सर वो तो उसके अंदर इंक्लूडेड है, बट ये तो assumptions आपको लेना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस में और कोई डेटा गिवन नहीं है और कंपनी एक न्यू कंपनी है, तो इसलिए आपका ये assumption बनता है, इसलिए आपका ये assumption बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो सर খুবই টিপিক্যাল অ্যাজাম্পশন লাগলো। খুব টিপিক্যাল assumption লাগছে? আরে assumptionটা ঠিক লাগছে কেমন না? একটা ইললজিক্যাল লাগছে। কেন ইললজিক্যাল কেন আমাকে বল, তাহলে তুই ক্লোজিং স্টকটা কোথা থেকে মেনটেন করাবি? করবই না মেনটেন, তাহলে মেনটেন করব কিন্তু ক্রেডিটারে কেন ऐड করব? क्लोजिंग स्टॉक में अगर पड़ा हुआ है तो फिर वो परचेज का पार्ट नहीं है। मींस आई जस्ट वांट टू से, जस्ट टेल मी कि 6,64,615, ये जो 6,64,615 है, ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट को अगर आपको अलग से मिलता तो ये क्लोजिंग स्टॉक में कहां से आता है न्यू कंपनी के लिए? जस्ट टेल मी। ये विजय लक्ष्मी कंपनी न्यू है, ये तो क्लियर है ना सर? ये न्यू कंपनी है, ये सर नो? ये तो मुझे बता, न्यू कंपनी है, तो फिर जस्ट टेल मी कि ये 6,64,000, सपोज मानो कि ये 6,64,000 आपको अलग से दिया रहता तो तुम इसको ऐड नहीं करते? क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यूएशन, जो भी रॉ मटेरियल आपका पड़ा हुआ है, कहां से मिला आपको? ये रॉ मटेरियल आपको कहां से मिला, ये मुझे बता मौसमी। सारा का सारा परचेज क्रेडिट परचेज ही है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है सारा का सारा, तो यही अजम्पशंस होगा कि सारा का सारा क्रेडिट परचेज है। तो फिर ये 6,64,615 जो रॉ मटेरियल तुम्हें मिल रहा है, क्या इसको क्रेडिट परचेज नहीं मानेंगे? ये मुझे बोल। तो फिर ये अगर क्रेडिट परचेज नहीं है तो ये स्टॉक क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक फिर किस काम के लिए है? कहां से मिला तुम्हें फिर?
86,40,000 तुमको ऐसा लग रहा है कि सर 86,40,000 के अंदर तो ये इंक्लूडेड है, तो फिर आप इसको अलग से ऐड क्यों कर रहे हो? बट मेरा यहाँ पर कहना इसके साथ इंक्लूड के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में कहा है कि एवरेज 4 वीक कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का, तो मुझे और कोई डेटा नहीं है रॉ मटेरियल के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो फिर जो भी कंजम्पशन है 86,40,000 का, मैं उसी के हिसाब से 4 वीक कंजम्पशन का डेटा निकाल रहा हूँ कि इतना बिजनेस के पास 6,64,615 उसके पास स्टॉक में रह जाता है, या ये तो प्रोजेक्शन है ना, ये बिजनेस क्या है, प्रोजेक्शन है। तो मैं मान रहा हूँ कि 86,40,000 में 4 वीक के हिसाब से उसके पास स्टॉक पड़ा रहता है, तो उसके हिसाब से उसका 6,64,615 का स्टॉक पड़ा रहेगा। तो जो भी स्टॉक होगा उसी का हिसाब तो ये 4 वीक कंजम्पशन है। इस पे क्या वियर्ड लग रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मौसमी। मतलब ये डेटा गिवन नहीं है, तो फिर ये डेटा मैं निकालूंगा कहाँ से, ये मुझे बता दो। रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ इतना बोला कि एवरेज 4 वीक कंजम्पशन है। इसमें एब्सर्ड क्या है? और क्योंकि कंपनी न्यू कंपनी है तो मुझे कुछ तो एजम्पशन लेना पड़ेगा, और ये रॉ मटेरियल स्टॉक ही तो है जिसका एजम्पशन लेके मैं कर सकता हूं आगे। मैं जस्ट बोल रहा हूं सर, जबरदस्ती का कोई बात नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा, आप आराम से सोचो, ठीक है, आप आराम से सोचो। लेकिन मुझे बता मौसमी आज पूरा चैलेंज मूड में है कि सर नहीं हो रहा है। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ मौसमी तुझे कि मुझे बता कि ये अमाउंट अगर गिवन नहीं है, तुम ये अमाउंट को कहां से निकालते फिर? ये अमाउंट को तुम कहां से निकालते फिर? बोल बोल, मैं वेट कर रहा हूँ। কোনটা? ये रॉ मटेरियल स्टॉक को तुम कैसे कैलकुलेट करते फिर? डेटा ना দেওয়া থাকলে কিভাবে করব? तो फिर 4 वीक कंजम्पशन तो बोला है ना, तो फिर जो भी रॉ मटेरियल है उसी से करना पड़ेगा ना। प्रोजेक्शन है सर, प्रोजेक्शन। तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये अजम्पशन तो बनता है। तुम्हें बैंक में अप्लाई करना है तो इसका प्रोजेक्शन कर रहे हो सर, तो प्रोजेक्शन करोगे तो 86,40,000 का रॉ मटेरियल तुम परचेस कर रहे हो, तो तुम ऐसे अज्यूम करने में क्या प्रॉब्लम है कि मेरा 4 वीक और 4 वीक्स के लिए मेरा रॉ मटेरियल में अवेलेबल रहेगा। सपोज मान कि तू एक फैक्ट्री का ओनर है, तू एक फैक्ट्री का ओनर है और तू मैगी पैकेट बनाते हैं, तू मैगी बनाता है, मैगी का पैकेट तू 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट कर रहा है और 4,000 यूनिट का WIP कर रहा है। अब तेरे पास रॉ मटेरियल 80 रुपीज पर यूनिट करके तो हिसाब लगा रहा है। अब तेरा इसी रॉ मटेरियल के अंदर मतलब बोल रहा है कि 86,40,000 तेरा एनुअल कंजम्पशन है, और तेरे को बोल रहा है कि तुम रॉ मटेरियल स्टॉक में रखते हो एवरेज 4 वीक कंजम्पशन के हिसाब से। ये तुम्हारे रॉ मटेरियल स्टॉक में होता है एवरेज 4 वीक कंजम्पशन के हिसाब से, तो तुम इसका हिसाब कहां से निकालोगे फिर? तुम्हें तो यहीं से निकालना पड़ेगा। इसका जो भी 4 वीक्स होगा वो वाला तुम्हारे पास रहेगा। अब उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ये रॉ मटेरियल के साथ स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। ये अजम्पशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है मौसमी, अगर अलग से स्टॉक में दे देता तो तुमको ऐड करना ही पड़ता, अलग से दिया नहीं, तुमको उसके थ्रू से कैलकुलेट करना पड़ रहा है बोल के तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तुम इसको छोड़ नहीं सकते, तुम इसको छोड़ोगे कैसे? रॉ मटेरियल स्टॉक को तुम छोड़ोगे कैसे? फिर इस डेटा को फिर दिया क्यों? तुम छोड़ नहीं सकते इसको 86,40,000 के हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बाद में इसको फिर से तेरे को बाद में बताता हूँ, अभी शायद तू नहीं समझ रहा है, लेकिन तू बाद में फिर से और भी क्वेश्चंस होगा ना, तो उसमें देखना कि कहीं ना कहीं तेरे पास ये क्वेश्चंस बार बार आएगा, इस तरह का सवाल बार बार आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार आएगा, बार बार आएगा। तब तुम क्या करोगे मैं देखूंगा। ओके, आगे बढ़े सर, बोलो। ঠিক আছে স্যার। ओके, क्योंकि जब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक है नहीं तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल करना होगा, तो क्योंकि प्रोजेक्शन है तो तुम्हें कैलकुलेशन के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन से ही क्लोजिंग स्टॉक का हिसाब कैलकुलेट करना होगा। बिकॉज तुम एक बिजनेसमैन हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम कितना क्लोजिंग स्टॉक रख सकते हो। तो 4 वीक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना हो सकता है वो तुम्हें टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन का हिसाब यू नो हाउ मच रॉ मटेरियल आपको लगता है, और उसके हिसाब से अगर आप 4 वीक कंजम्पशन देखोगे तो आपको अलग से रॉ मटेरियल स्टॉक का हिसाब पता चलेगा, और तभी आप दोनों ऐड करके आपको क्रेडिट परचेज का हिसाब भी मिलेगा। मतलब ये बेसिकली बैक कैलकुलेशन है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, इट्स बैक कैलकुलेशन। मतलब आप पहले ये कैलकुलेट कर ली कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, फिर क्योंकि आपको पता नहीं है अलग से क्लोजिंग स्टॉक कितना हो सकता है, तो आप एक असम्पशंस लगा रहे हो, बिकॉज ये बजट है, तो आप बजट में सोच रहे हो, वर्किंग कैपिटल बजट है ना, तो आप सोच रहे हो कि अच्छा मेरा अगर इतना रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो रहा है तो फिर इसमें से मैं
4 वीक्स के हिसाब से रॉ मटेरियल को स्टॉक में रख लूंगा, तो फिर इसमें से मतलब ये जो भी टोटल होगा उसके हिसाब से होगा, मतलब इसी में से नहीं रखूंगा, इसी के हिसाब से मेरा 4 वीक्स में रह जाता है, और इसीलिए आपका ये 6644615 अलग से निकाल रहा है, जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बट आपका हिसाब इसके बेसिस में हुआ है, मतलब इट्स लिटिल बिट ऑफ बैक कैलकुलेशन। क्या आपको पहले पता चल गया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, फिर आप हिसाब रख लो, अच्छा मेरा अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन इतना हो जाता है तो फिर मेरा 4 वीक के लिए कितना स्टॉक लग जाएगा, तो फिर आप उसके हिसाब से हिसाब लगाए कि 6644615, देन दोनों को ऐड करके आपको हिसाब लगा कि अच्छा तब मेरा रॉ मतलब क्रेडिट परचेज मेरा हो जाएगा 9,30,4615। ये कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही फील करेगा, कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही फीलिंग करेगा, और किस तरह से वो कैलकुलेट करेगा, जब प्रोजेक्शन बनेगा तब कैसे करेगा। ठीक है, तो बाद में ध्यान से थोड़ा ठंड दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। 664, चल मैं इसको व्हाइट में अलग से लिख रहा हूँ इसलिए 615। बोलो सर, करना तो पड़ेगा बिकॉज 4 वीक्स का कंजम्पशन दे के रखा है, क्वेश्चन 4 वीक का कंजम्पशन दे के रखा है। अरे बाकी लोगों को समझ में कुछ आ रहा है? मौसमी को जैसा फील हो रहा है कि आप लोगों को सेम टू सेम वे में फील हो रहा है कि आप लोगों को थोड़ा अलग फील हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, मतलब जो जेन्युइन फीलिंग है आप बोल सकते हो। जैसे ज्योति को पहले लग रहा था, अब फिर से मैं ज्योति को पूछना चाहूंगा, रोशनी को भी पूछना चाहूंगा, प्रीतम को भी, कि आप लोगों को भी क्या सेम टू सेम फीलिंग आ रहा है? मतलब तो एग्जैक्ट, हाँ एक टू कंफ्यूजिंग। अच्छा, रोशनी को भी लग रहा है एक टू कंफ्यूजिंग, बाकी ज्योति को भी कंफ्यूजिंग लग रहा है? हाँ सर। हाँ सर, अरे बाप रे, सबको कंफ्यूजन है, तो क्या करें सर, बोलो क्या किया जाए? ये अजम्पशन समझने में इतना क्यों दिक्कत हो रहा है? ये अजम्पशन में इतना क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मैं ऐसा अजम्पशन नहीं कर सकता कि मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो मतलब ओवरऑल मेरे पास 1,08,000 है, ओवरऑल मेरे पास 1,08,000 है, 1,08,000 के लिए मेरा 80 करके रॉ मटेरियल लग जाता है। अब मुझे यहाँ पर स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो फिर मैं ये हिसाब नहीं लगा सकता सर कि मेरा 4 वीक्स कंजम्पशन रॉ मटेरियल के लिए स्टॉक में रहेगा। तो ये हिसाब मैं कहाँ से लगाऊंगा, मुझे ये बता दो आप लोग। अब दिया नहीं तो मैं करूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अगर नहीं दिया तो फिर कहाँ से करोगे? आप अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। जस्ट फील दैट कि यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर आप प्रोमोटिंग करते हो कि आपको एनुअली 4 वीक्स कंजम्पशन एवरेज में रखना पड़ेगा, तो फिर आप इसका हिसाब कहाँ से निकालोगे? ये बताओ मुझे फिर, इसका तो कुछ तो 4 वीक कंजम्पशन যেটা ওটা কি ক্লোজিং স্টকের জন্য? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल इन स्टॉक के लिए ना, रॉ मटेरियल इन स्टॉक के लिए, मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक में आपका इतना पड़ा रहेगा, तो ये रॉ मटेरियल इन स्टॉक में जो आपका पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहने के लिए आपको कुछ तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो उसका हिसाब कहाँ से मिलेगा? मैं इतना कंज्यूम करूंगा, 86,40,000 में इतना कंज्यूम करूंगा, और बाकी एवरेज 4 वीक कंजम्पशन मेरा स्टॉक में रहेगा, तो इसका हिसाब मुझे कहाँ से मिलेगा अगर डेटा गिवन नहीं है? तो आप सोचो कि आप कहाँ से निकालोगे, और क्या उपाय है मेरे को आप ही बताओ, अगर कुछ उपाय होता है तो। স্টকে থাকা মানে তো ক্লোজিং স্টকই হলো। हाँ ऑब्वियसली स्टॉक पे रहना मतलब तो क्लोजिंग स्टॉक ही है, और क्या है? फिनिश गुड्स इन स्टॉक मतलब क्या है? वो भी तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ही है, 8,000 यूनिट। तो इसे यहाँ पर बोला है कि रॉ मटेरियल इन एवरेज 4 वीक्स कंजम्पशन स्टॉक में रहेगा, तो फिर ये स्टॉक का कैलकुलेशन हम और कहाँ से कर सकते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से। স্যার স্টক নিয়ে তো কোনো কনফিউশনই নেই, তাহলে কনফিউশনটা তো ক্রেডিটরকে নিয়ে। ক্রেডিটর কে নিয়ে কনফিউশন কেন? বল না, আমি তো তখন থেকে এটাই জিজ্ঞাসা করছি। কারণ আমি প্রোডাকশন 1,08,000 এতটাই করতে হবে, আর 80 টাকা দিয়ে র মেটেরিয়াল কিনেছি, তোমার পারচেজ হয়ে গেল 86,40,000, এটাই না পেমেন্ট করবো, আবার ক্লোজিং স্টক কেন পেমেন্ট করতে হবে ওকে? আরে বাবা, এখানে একটা অ্যাজাম্পশন নেওয়া হয়েছে, সেটা দেখেছিস? এই কথাটা কেন বলেছে তাহলে? এখানে একটা কথা বলেছে, আমি তোকে কি বললাম, বিজনেস এই বছরের জন্য হবে না। assume that production is carried on evenly throughout the year,
assume that production is carried on evenly throughout the year, पूरा साल भर बिजनेस चलेगा और बिजनेस कंटिन्यू होगा, तो स्टॉक में अगर कुछ पड़ा रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? ऐसा तो नहीं है कि इसी साल बिजनेस करना है, आपको तो बिजनेस आगे भी लेके जाना है। 1,08,000 का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन स्टॉक में भी कुछ होगा, क्यों नहीं होगा स्टॉक में? तो फिर रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में क्या करेंगे? और क्रेडिटर से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक में तुम्हारा रहेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक में जो भी परचेस करके तुमने लाया, मौसमी मुझे जस्ट बता कि ये क्लोजिंग स्टॉक में जो भी तुम लाओगे वो परचेस करके ही तो तुम्हारे पास होगा। अरे बचपन में हम लोग जब अकाउंटेंसी करते थे, होता ही तो। हाँ बोल। পারচেজ থেকেই তো ক্লোজিং স্টকে যাচ্ছে, আর পারচেজের জন্যই তো পেমেন্টটা করা হয় না ক্রেডিটরকে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো পারচেজ প্লাস ক্লোজিং স্টক করে কেন পেমেন্ট করবে কেউ? আরে এখানে ক্লোজিং স্টকের ডেটাটাকে আলাদাভাবে বের করা হচ্ছে, আর কিছুই হচ্ছে না। টেক ইট ভেরি সিম্পল, এখানে ক্লোজিং স্টকের ডেটাটাকে আলাদাভাবে বের করা হচ্ছে, বিকজ ক্লোজিং স্টক কিছু বলেনি, আর যেহেতু এটা একটা নিউ কোম্পানি সেই জন্য এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে, জাস্ট অ্যাজাম্পশন করে নেওয়া হচ্ছে কি আমার 86,40,000 এর কনজিউম করছি, আর ক্লোজিং স্টকের ভ্যালুটা যেহেতু কিছু বলেনি, শুধু এইটুকু বলে রেখেছে 4 উইকস কনজাম্পশন, তো 4/52 করে এই অ্যামাউন্টটা বের করা হয়েছে। এটা বের করা হয়েছে এই জন্যই বের করা হয়েছে বিকজ র মেটেরিয়াল কনজাম্পশন প্লাস ক্লোজিং স্টক করার পেছনে সিম্পল রিজন কি ক্লোজিং স্টকে যেটা পড়ে আছে আমি ধরে নিচ্ছি কি ওটা এর মধ্যে নেই, কিন্তু আমি এর বেসিসে এটাকে বের করেছি। তাহলে আমি এই যে ক্লোজিং স্টকে যেটা পড়ে আছে সেটাও তো परचेज, এইটাও परचेज করেছি, मैंने ये भी परचेज किया और मैंने ये भी परचेज किया, बट ये परचेज को मैंने कंज्यूम कर लिया और ये वाला परचेज अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। यही तो फर्क है, एक परचेज कंज्यूम हो गया, दूसरा परचेज क्लोजिंग स्टॉक में है, that is the difference। 86,40,000 is purchased but which is already consumed, and 6,64,615 for 4 weeks period के हिसाब से out of 52 weeks जो क्लोजिंग स्टॉक में है, that is the reason क्रेडिट परचेज में इसको ऐड करना पड़ रहा है। और क्या रीजन है? टेल मी, और क्या रीजन हो सकता है? ऐड क्रेडिटर भी क्यों ऐड नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को? मौसमी तू एक चीज गड़बड़ कर रहा है, एक चीज तू जस्ट सिंपल सोच, 86,40,000 के अंदर तू 6,664,615 को मत ले, इसके बेसिस पे ये बन रहा है, इसके बेसिस पे मत ले तू। আরো যেটা যাবে আমার আরো কিছু বুঝতে গেলে আমি বুঝেছিगा बेटा, तुम लोग सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है मौसमी छोड़ दे तो सोचना, कहना बहुत सिंपल है कि 86,40,000 के अंदर नहीं है ये 6,64,615, इसके बेसिस पे बना हुआ है कि भाई मेरा इतना क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, ये प्रोजेक्शन चल रहा है ना सर, तो आपका प्रोजेक्शन पे आप ये सोच रहे हो कि आपका इतना हो सकता है, दैट इज सिंपल। ज्योति बोलो, क्या आप भी कंफ्यूज या पजल्ड हो गए अभी भी, या फिर कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे मौसमी बोल रहा था कि बोलो ज्योति बोलो। सर लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर हुआ अभी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये 86,40,000 के अंदर नहीं है, वो 6,666 वो कैलकुलेशन हो रहा है उसके बेसिस पे, बिकॉज आपको जब रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करना है तो रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन आप कहां से करोगे? आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि रॉ मटेरियल इन स्टॉक रहेगा 4 वीक्स कंजम्पशन के बेसिस पे, तो फ्रॉम वेयर यू शुड कैलकुलेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक? आपका टोटल कंजम्पशन से ही आपको कोई ना कोई बेस मान के चलना पड़ेगा कि भाई इसके लिए आउट ऑफ 86,40,000 हम लोग ये करेंगे कि 4/52 के हिसाब से कुछ स्टॉक को क्लोजिंग में कर देंगे। और क्योंकि ये न्यू कंपनी है, बिकॉज दिस इज अ न्यू कंपनी, दैट इज रीजन, बिकॉज ये न्यू कंपनी है इसलिए ये बन रहा है। अगर रनिंग कंपनी होता तो ऐसा फीलिंग करने का जरूरत ही नहीं होता, तभी तो लास्ट दिन नोट्स में लिखा है सर, तभी तो लास्ट दिन नोट्स में पहले लिखा दिया पहले कि न्यू कंपनी के केस में क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट होना जरूरी है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता आप कंफ्यूज होते ही नहीं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं तो ये कहां से करना पड़ेगा, इसलिए असम्पशंस दिया गया, इसीलिए 4 वीक कंजम्पशन के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, बाद में सोचना, बहुत मैंने बहुत बता दिया इसके बारे में,
फिर भी बाद में सोचना। और क्लोजिंग स्टॉक का परचेस भी तो क्रेडिटर पे ही जाएगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर पे जाएगा, बिकॉज जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो भी हमने परचेस ही किया। और यहाँ पर ये भी अजम्पशन है कि सारा का सारा परचेस क्रेडिट परचेस, क्योंकि सेल क्रेडिट में है तो परचेस भी क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पर कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो फिर क्रेडिट परचेस मान के ही चलना पड़ेगा। ओके चलो सर, आज मौसमी एकदम, आई डोंट नो मौसमी कि तू एक बार ना घर में आराम से ठंड दिमाग से सोचना कि ये ना क्या सर डिस्कस क्लियर हो गया सर, बुझते पेरेছিস। ओके होपफुली अगर हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ है तो फिर बाद में मैं सोचता हूँ कि और भी जितना सर पे बाल है मेरा उसको भी मैं निकाल लूंगा। ओके ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख, और क्वेश्चंस वगैरह और भी करेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता जाएगा। ऐसे कुछ कुछ एजम्पशंस तो होगा सर, प्रोजेक्शन है ना, तो कहीं कहीं जगह में थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, आगे सॉल्व करते जाओ देखो। अच्छा रॉ मटेरियल, हाँ बोलो। স্ক্রিন তো দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক হয়ে গেল। सबके साथ या फिर तेरे साथ ही? না না চলে এসেছে। ओके ओके अच्छा क्रेडिट परचेस तो फिर कितना हो जाएगा क्रेडिटर सर? क्रेडिटर का कितना हो जाएगा बोलो? 9304615 कितना हो जाएगा सर इसका? क्रेडिटर पीरियड कितना बोला है? 4 weeks 4 वीक्स बोला है ना, तो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 4 वीक्स बोला है, 4 हफ्ते के लिए इसका भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो 4/52 तो 9304615 इसका 4/52 करने से कितना होगा? 7157 ओके 7,15,740 ठीक है सर। नेक्स्ट वर्किंग नोट 6, वर्किंग नोट 6 में कौन आएगा सर? कौन आएगा वर्किंग नोट्स में? लेबर के बारे में बोला था, लेबर के पेमेंट के बारे में बोला है, लेबर पेमेंट के बारे में बोला है कि एवरेज 1.5 हफ्ता का लैग इन पेमेंट है, तो 1.5 वीक का लैग इन पेमेंट है, तो बस देख लेते हैं इसको। लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर, पूरा साल भर का लेबर कॉस्ट पहले देखेंगे। देख यहाँ पर भी ऐसा फीलिंग आ सकता है तुम लोगों को, लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, नहीं होना चाहिए फिर भी देख लेते हैं। 1,04,000 यूनिट प्रोडक्शन, इधर 1,04,000 पे कितना लेबर लग रहा है सर? 30 और बाकी 4,000 का बाकी है ना सर? 4,000 जो WIP में है उसमें क्या करोगे? 15 एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब अभी भी लेबर बाकी है ना, मतलब लेबर का कुछ तो बाकी है, अभी भी 50% बाकी है, तो फिर इसलिए आपका हिसाब बड़ा सिंपल हो जाएगा, 1,04,000 पे 30 और 4,000 पे 15, तो फिर ओवरऑल कितना हो जाएगा सर? 3 लाख, सही किया क्या? 3 लाख नहीं 31,80,000। ओके सर 31,80,000 ठीक है, तो 31,80,000। अब ये 31,80,000 क्या है? ये 31,80,000 क्या है? इसमें आउटस्टैंडिंग, अच्छा अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस कैलकुलेट करना है कि कितना वेजेस आप बाकी रखते हो, मतलब कितना दिन छोड़ छोड़ के आप वेजेस देते हो, तो उसके हिसाब से आपका कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो 31,80,000 ओवरऑल हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके आप 1.5 हफ्ता का बाकी रखते हो, 1.5 वीक्स का, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ओवरऑल 31,80,000 है, बट आपका बाकी रह जाता है 31,80,000 50 oh sorry 52 होगा फिर 12 sorry 52 1.5 वीक्स आउट ऑफ 52 वीक्स, तो फिर 52 वीक्स में 1.5 हफ्ता। अब बताओ कितना होता है? 91,731 मतलब 91,731 आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग रह जाता है इस पर्टिकुलर जो भी साइकिल आपका बन रहा है वर्किंग कैपिटल का, जो
करंट एसेट होल्डिंग के हिसाब से, मतलब आप कितना देरी देरी से पेमेंट कर रहे हो और कितना देरी देरी से आप लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो। तो ये रहा आपका एक साइकिल। अब इसको जब मैं एस्टिमेट में डालूंगा, सारा का सारा हो गया, सारा का सारा जितना चाहिए था मैंने कर लिया, वर्किंग नोट 1 से लेके वर्किंग नोट 6 तक। अब आपको बस सिंपल क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बस करोगे स्टेटमेंट शोइंग estimates of working capital। अब वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट बनाना है, तो उसके लिए आपको बस एक सिंपल क्या करना होगा, पर्टिकुलर करना होगा, और आपको क्या करना है, अमाउंट बनाना है, और अमाउंट भी और बनाना है। तो पर्टिकुलर हो गया, दो अमाउंट कॉलम भी हो गया। अब बता दो सर, करेंट एसेट हो गया। ओके सर, करेंट एसेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फटाफट बोल दोगे मुझे थोड़ा सा। रॉ मटेरियल स्टॉक। ओके, रॉ मटेरियल स्टॉक कितने हो जाएगा सर? 6,64,615। 664,615। ओके, ये रॉ मटेरियल स्टॉक में है। ओके सर, WIP स्टॉक, ये ABCD कर दो। ओके, ABCD कर दो सर, 1 2 नहीं। द वर्किंग नोट 2 5 लाख। ओके, और बताओ। फिनिश गुड स्टॉक 13,60,000। वर्किंग नोट 3 13,60,000। डी में क्या होगा सर, डेटर। वर्किंग नोट 4 कितना हो जाएगा, 13 लाख। क्या मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं सही किया। बोलो कितना होगा, 29। डेटर कितना है? ओके, 29,53,846। और CDE कैश एट बैंक बोला था ना क्वेश्चन में, 25,000 का कैश एट बैंक भी बोला था, तो कैश एट बैंक डाल दो। कैश एट बैंक 25,000 का। ओके, नाउ टोटल करके साइड में करो। हाँ, और लायबिलिटी टोटल कितना हो रहा है सर? 55,03,461। 55,03,461। ओके, आउटर में आ गया। अब करंट लायबिलिटी भी बता दो। करंट लायबिलिटी में आपका क्या है, क्रेडिटर, जिसको लेके आज हम लोग बहुत झगड़ा किए, मौसमी, मैं और सभी लोग झगड़ा किए, बहुत सारा मजा आ गया झगड़ा करके। ओके, अब पता नहीं फिर भी झगड़ा का कंक्लूजन क्या आएगा, आई डोंट नो, बट झगड़ा अच्छा हुआ सर, ये तो हेल्दी झगड़ा, गुड सर। कितना होगा रे? 7,15,740। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि आप मन में कंफ्यूजन है। आउटस्टैंडिंग वेजेस वर्किंग नोट 6 कितने का है? 91,731। ओके, अच्छा, तो कितना हो जाता है टोटल? 807471। 807471। तो एसेट से लायबिलिटी लेस करो, एसेट से लायबिलिटी लेस करो, CA माइनस CL। 46,999। ओके, CA माइनस CL इक्वल्स टू 4695990। हाँ, 4695990, basically 46,95,090। this is the net working capital requirement। okay, अब पॉइंट इज दैट सर, ये जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस का, ठीक है, ये जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस का है, ये जब आप तो पता चल गया सर कि नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, ये था पहला सवाल। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था
कि व्हाट इज द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आपको मैं जो समझाने वाला हूँ दैट इज टेंडन कमिटी। ये टेंडन कमिटी के हिसाब से परमिशिबल बैंक फाइनेंस मतलब बिजनेस को कितना बैंक फाइनेंस मिल सकता है एज पर टेंडन कमिटी नॉर्म्स। अगर टेंडन कमिटी नॉर्म्स यूज किया जा रहा है, देयर आर और भी कुछ कमिटी है, ठीक है, चोरी कमिटी वगैरह है, मैं थ्योरी में लिखाऊंगा या पढ़ा दूंगा आप लोगों को बाद में, लेकिन ये टेंडन कमिटी बड़ा फेमस है सर। तो एज पर टेंडन कमिटी आपको क्या फाइनेंस मिल सकता है। तो क्वेश्चन 2 को प्लीज लिखना, इफ फर्म फाइनेंस their working capital, if firm finance their working capital heavily using short term funds, there will be risk of technical insolvency. There will be risk of technical insolvency. टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का कुछ चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म फंड यूज करेगा। हेंस तो टेंडन कमिटी क्या बताते हैं सर, ये जो टेंडन कमिटी बना गया था, टेंडन कमिटी बोलते हैं, ऐसे कमिटी बैठता है सर, कमिटी जैसे मानो कि कोई बड़ा केस हो ना तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट लॉ या इस तरह के कोई ना कोई बड़े बेंच में जो भी है, ऐसा कमिटी बना के केस का फैसला सुनाया जाता है बड़े केस में। जैसे सुभाष बोस के केस में सुभाष चंद्र बोस का जो केस है उसके ऊपर डिपेंड करके कितना सारा कमीशन या कमिटी बैठता है, वैसा ही तो ये फाइनेंस कमिटी है। तो टेंडन कमिटी कम आउट विथ नॉर्म्स, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कितना परसेंटेज ऑफ क्या मिलेगा रिगार्डिंग MPBF, regarding what sir? MPBF, maximum permissible bank finance, maximum permissible bank finance, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस, यही बोला गया है। अब इसका हिसाब क्या है, तो कुछ मेथड है सर। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड इजी है सर, फर्स्ट मेथड, इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत बार, सिंपल आपको टेंडन कमिटी का नोट पूछ लेगा। फर्स्ट मेथड में MPBF, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस, 75% ऑफ NWC, 75% ऑफ NWC नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 75% ऑफ 46,95,990 कितना हो जाता है सर, 3521,992.5, 3521,993. Okay. This is first method, 75% of net working capital. Another method is called second method. अब ये मेथड भी यूज कर सकता है। सेकेंड मेथड में रूल है सर, MPBF इक्वल्स टू 75% ऑफ CA, मतलब करेंट एसेट्स, 75% ऑफ करेंट एसेट, बस इतना ही है, माइनस करेंट लायबिलिटी। तो 75% ऑफ क्या बोलते हैं सर इसको, 75% ऑफ करेंट एसेट कितना है, करेंट एसेट का टोटल देखो, करेंट एसेट का टोटल देखो सर, 5503,461, 5503,461, ओके। $5,503,461। अब 75% ऑफ करेंट एसेट कितना हो जाएगा, और माइनस करेंट लायबिलिटी कितना था, 807471, कितना हो जा रहा है सर बताओगे, बोलो, 33
20125. 20125. ओके, ये था सेकेंड मेथड एंड देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड के हिसाब से एज्यूमिंग कोर करेंट एसेट, अब यहाँ पर एक एजम्पशन मुझे लेना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको दो ही मेथड बोला है, फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन पूछा था आपको फर्स्ट एंड सेकेंड, बट एक और भी मेथड है जो क्वेश्चन साइलेंट है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक थर्ड मेथड भी है जो क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको बाद में काम आ जाएगा। तो एज्यूमिंग कोर करंट एसेट, एक कोर करंट एसेट के बारे में मैंने एक नोट लिखा था, याद है आप लोगों को? कोर करंट एसेट याद है सर आप लोगों को? जैसे कैश और स्टॉक के लिए जो अमाउंट आपको लोन पे आप लेते हो, हाँ सर, बिजनेस करने के लिए कैश और स्टॉक जैसा चीजें बहुत जरूरी है। विदाउट स्टॉक, विदाउट कैश आप बिजनेस कर नहीं सकते, तो दैट इज एक्चुअली कोर करंट एसेट या हार्डकोर करंट एसेट भी बोलते हैं। तो सपोज बिजनेस में कोर करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 5 लाख, तो यहाँ पर कोर करंट एसेट या सीसीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर कोर करंट एसेट 5 लाख का है, सॉरी, अगर कोर करंट एसेट 5 लाख का है, मतलब ये थर्ड मेथड कोर करंट एसेट के बेसिस पे बना हुआ है, इसीलिए एजम्पशन है सब, ठीक है, बाकी आपको याद रखना होगा। तो एज्यूमिंग कोर करंट एसेट, बोलो सर। सर 75% का समझ में नहीं। सर ये रूल है, ये रूल है, ये टेंडन कमेटी का रूल है 75%, ये मैंने नहीं लाया, टेंडन कमेटी का जो रूल है वहां पर बोला गया है, समझ रहे हैं सर? ये 75% स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसका कोई रूल मतलब कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, इसका रीजन है कि 75%, जैसे इंश्योरेंस वगैरह के केस में होता है। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। MPBF equals to 75% of CA minus CCA, कोर करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट, और इससे आपको माइनस करना होगा माइनस करंट लायबिलिटी। तो नाउ 75% ऑफ 5503161 या 3461 सर, 3461 माइनस करो 5 लाख, फिर वहां से माइनस कर दो लायबिलिटी, कितना है 807471, है ना? तो कितना हो रहा है सर? 29, बताओ 45125 45125, ओके 2945125। अब ये रूल है, चलो देखते हैं मुझे टेंडन कमेटी के बारे में गूगल क्या बताते हैं। देखा सर, जैसे मैंने टेंडन कमेटी लिखा बहुत सारा चीजें यहाँ पर सामने आ गया। ऐसे रिजर्व बैंक की साइड में जाए, चलो रिजर्व बैंक में पहुंच गए, सोशल कंट्रोल, यहाँ पर बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉमी है जो टेंडन कमेटी ने लेके आया। टेंडन कमेटी रिपोर्ट, जस्ट अ सेकंड, विकी मिलेगा क्या? सर मुझे तो मिला। हाँ बोलो। मुझे मिला गूगल में। गूगल में? अरे गूगल में बहुत सारा है, मैं आप लोगों को सही चीज बताना चाहता हूँ, मतलब इसका स्टोरी क्या है वो बताना चाहता हूँ। ये देखो, ऐसे गूगल में मिल जाएगा, मुझे भी मिल गया है, बट मैं आपको मतलब ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ऐसे डेटा बहुत मिलेगा। प्रकाश टंडन 1911 से 2004 was one of India's most influential business leader. In the second half of 20th century, he also attained fame for his classic account of a Punjabi life in the autobiographical book Punjabi Century. ठीक है,
He directed Hindustan Lever during the important transitional phase of Indian management. He was first Indian chairman of Hindustan Lever Limited, now known as Hindustan Unilever, आज के डेट में जिनको जाना जाता है. Efficiency of honesty in running PSU, public sector undertaking, ठीक है. ये जो टैंडन थे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड पंजाब नेशनल बैंक में भी थे, इस क्रेडिट विद अर्निंग डिस्टिंक्शन एज ए सीईओ. एंड फिर देखो 1974 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया constituted a study group headed by Sri Prakash Tandon, the then chairman of Punjab National Bank, with the view to study entire gamut of bank finance for working capital and suggest ways of optimum utilization of bank credit. This was first elaborate attempt by central bank to organize the bank credit. The report of this group is widely known as Tandon Committee report. Most banks in India even today continue to look at the needs of corporate in the light of methodology recommended by the group. समझ आया सर? कुछ समझ आया कहानी टैंडन का? हेलो, ऐसे बाकी आप किधर भी ढूंढो आपको कुछ ना कुछ डेटा तो टैंडन कमेटी के हिसाब से मिल ही जाएगा, मतलब फाइनेंशियल डेटा भी मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारा है. देखो टैंडन कमेटी वर्किंग कैपिटल लिखोगे ना, आपको भर भर की चीजें मिलेगा, भर भर के मिलेगा. तो दैट्स टोटली, इवन आप लोगों के आईसीएमआई के साइड में भी मिलेगा, सीए के साइड में मिलेगा, हर जगह में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा. बट मैं आपको स्टोरी बताना चाह रहा था टैंडन का, ठीक है, वो स्टोरी आप मैं फाइंड आउट कर रहा था. तो ये स्टोरी है एक्चुअली. बाकी बोलो सर. স্যার বলছি কোর কারেন্ট অ্যাসেটে যে স্টক আসে ওগুলো কি এই ধরে না কোন একটা পার্টিকুলার স্টক ধরে? কারেন্ট অ্যাসেট মিন্স বেসিক্যালি ক্যাশ এন্ড স্টক. কোর কারেন্ট অ্যাসেট মানে স্টকে তো র মেটেরিয়াল স্টকই বেসিক্যালি. স্টক মিন্স কি, যে জিনিসটা আমি বিজনেস করছি, যে জিনিসটা আমি বিজনেস করছি তাতে র মেটেরিয়াল স্টক হতে পারে, ফিনিশ গুড স্টকও হতে পারে. বেসিক্যালি কোর কারেন্ট অ্যাসেট মানে স্টক, ঠিক আছে, মানে যেটা ছাড়া আমার বিজনেসটা হবে না, দ্যাট ইজ কল্ড স্টক. মানে ডব্লিউআইপি স্টক ছাড়া বাকি দুটোকে ধরা হয়, তাই তো? হ্যাঁ, ডব্লিউআইপি স্টকও নিতে পারি আমি, তাতেও কোনো প্রবলেম নেই. বাট মেনলি আমার যেটা কোর কারেন্ট অ্যাসেট, যেটা ছাড়া আমার বিজনেসটা আমি করতে পারবো না. মেনলি যদি বলিস তুই র মেটেরিয়াল স্টক এন্ড ক্যাশ এখানে বেশি কানেক্টেড. র মেটেরিয়াল স্টক এন্ড ক্যাশ এটা আমার বেশি করে কানেক্টেড, বিকজ ওই দুটো ছাড়া আমি আমার বিজনেসটা করতে পারবো না. All level of assets like stock, cash, etc. have some minimum level which we call core current asset. This is a type of fixed assets and it should be financed by long term finance. माने एटाके long term finance भी finance करा उचित. That is the point. Long term finance से इसको finance करना पड़ता है और जिसका minimum level हमेशा business में maintain करना जरूरी है. तो minimum level किस चीज का maintain करना जरूरी है? Basically cash का and raw material का specially. तो that is called stock यहाँ पर. Okay. স্যার বলছি যে এখানে তো স্টক আর ক্যাশ দুটো अवेलेबल ছিল, তাহলে এটার জন্য অ্যাজাম্পশন কেন নিতে হলো? আরে এখানে ক্যাশ এন্ড স্টক যেগুলো अवेलेबल ছিল সেগুলো কোর কারেন্ট অ্যাসেটে কিছু বলা ছিল না, ঠিক আছে, কি আমাকে মিনিমাম লেভেল এতটাই মেইনটেইন করতে হবে, ঠিক আছে. প্লাস কোশ্চেনও তো বলেনি না কিছু আমাকে, কোশ্চেনও আমাকে কিছু বলেনি. তো এই যে কোর কারেন্ট অ্যাসেটস কতটা কি হবে, মানে ক্যাশ কতটা হবে বা স্টক, মানে তুই যদি বলিস এই ক্যাশটা না, দিস ক্যাশ এক্স্যাক্টলি, নট দিস ক্যাশ, ঠিক আছে. এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি ক্যাশ, স্মুথ অপারেশনের জন্য এমার্জেন্সি ক্যাশ এক্সট্রা একটা রাখা, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ক্যাশ, ঠিক আছে. পুরো ওভারঅল বিজনেস স্টার্ট করতে যে ক্যাপিটালের ক্যাশটা লাগছে সেই ক্যাশটা, সেটার ব্যাপারে এখানে কিছু বলা নেই. বুঝতে পারছিস? ওভারঅল বিজনেসের জন্য একটা ক্যাশ লাগে, সেটার ব্যাপারে কিছু বলেনি এখানে. হ্যাঁ বল. বুঝেছি স্যার. বুঝতে পারলি? এটা এমার্জেন্সি ক্যাশ, তো এক্স্যাক্টলি এভাবে কিছু বলা হয়নি. আর স্টকের ব্যাপারে যেটা বলেছে সেটা হয়তো নিতে পারতাম, बट ओवरऑल जेहेतु कि जो कैश एंड स्टॉक के बारे में कंप्लीटली कुछ नहीं बोला तो अजम्पशन लेना पड़ा सर. 5 लाख का जो हिसाब है, ठीक है, मतलब कोर करंट है सर. अब तो बोलना 25,000 के लिए थोड़ी ना कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा, ठीक है. 25,000 तो इमरजेंसी कैश, जो स्मूथ ऑपरेशंस के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होगा एक्स्ट्रा. दैट इज द पॉइंट. ओके, क्वेश्चन अच्छा था सर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये. टैंडन कमेटी नॉर्म्स भी आपको अलग से पूछते हैं, तो आपको ये टैंडन कमेटी का नॉर्म्स भी अलग से याद रखना होगा, ठीक है. टैंडन कमेटी का नॉर्म्स को आपको अलग से याद रखना चाहिए, बहुत ही सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट है. और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन. अच्छा, बाकी और भी 2 क्वेश्चन था मोस्ट प्रोबेबली. क्या मैं उसमें कोई डाउट है मौसमी? बोल, मैं फिर बता देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं. बाकी जो 2 क्वेश्चन था इसमें क्या डाउट है बोल, जिन्होंने भी ट्राई किया
उन्हीं को पूछ रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया बाकी क्वेश्चंस प्लीज एक बार कर लो, क्वेश्चंस मोर और लेस सिमिलर टाइप का ही है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ सर कोई पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो। ऐसे ये क्वेश्चन है दैट इज आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, वो मुझे बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो जाना चाहिए, उसका क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका क्या हुआ? उसमें कोई डाउट है? बोल मौसमी। ना नहीं ओके उसमें क्या सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम था क्रेडिट परचेस का? लेकिन उसमें तो मोस्ट ऑफ न्यू कंपनी नहीं है वो, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा कंजम्पशन है वही उसी से चालू हो सकता है। ओके बाकी उसमें एक ओवरहेड का एरिया था जो आपको मेंटेन करना पड़ा, बाकी और कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। एक ओवरहेड था, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड एक साथ दिया हुआ था, तो आपको वो दोनों को एक साथ काउंट करना पड़ेगा, और दोनों का लैग सेम बोला था, मतलब 1.5 वीक्स का, बस और कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर, ये वाला क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ सर। अलग अलग वेजेस और ओवरहेड करने से नहीं होगा? नहीं सर एक साथ है ना, अलग अलग क्यों करोगे? देखो एक ही हो जाएगा शायद आंसर, तब भी आंसर सेम ही आएगा। आंसर हम আলাদা করেছিলাম। हाँ আমি আলাদা আলাদা করেছিলাম। आंसर तो मैच हो गया लेकिन मैंने अलग अलग किया था। ठीक है दिक्कत नहीं है, तब नो इश्यू, बट आप एक साथ भी कर सकते हो, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन ना, नहीं कौन सा, जस्ट अ सेकंड, ये क्वेश्चन जो था ये वाला ना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बाकी सब तो सेम ही है। और लैग इन पेमेंट ऑफ, ये देखो एक साथ बोला है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड, वेजेस का भी अलग डेटा है, ओवरहेड का भी अलग डेटा है, तो आप दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो, मतलब 40 + 20 60 और 60 करके कर सकते हो, बिकॉज इसका दोनों का लैग सेम दिया है ना, तो आप एक साथ भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अलग करोगे तो भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और बाकी कुछ ऐसा पॉइंट था सर इस क्वेश्चन में जो अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट था, कैश और क्रेडिट में एक फर्क था, मतलब यहाँ पर कैश अलग से बोल दिया था, यही एक अलग पॉइंट होगा। 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, तो फिर क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 80%। ये हाँ, ये एक पॉइंट था जो शायद आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बाकी एनी पॉइंट सर जो थोड़ा अलग है यहाँ पर? मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, मुझे तो और कोई भी पॉइंट में एज सच ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को उस पॉइंट में दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, आंसर तो मैंने शेयर किया, एक बार प्लीज मैच कर लेना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्वेश्चन 6, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हटकेनेस क्या है बोलो तो? इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है ना, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, ये देखो ये थोड़ा हटके हैं, ये डेप्रिसिएशन रहने से ना आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन को आपको हटा के करना पड़ेगा। एक काम करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बात करूंगा, और आपने एक सोल्यूशन मैंने दिया, बट दैट वो जो सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन में पहले यही वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट फिर मैं आपको बताऊंगा कि वैसा जो मेथड आपने वहां पर किया वो वाला मेथड से आपको थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब मेहनत बढ़ जाता है, तो सर इजी मेथड क्या है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ लॉजिक है, तो वो लॉजिक मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहने से आप उसको हटाओगे कैसे, ठीक है। तो ओके सर, मैं नेक्स्ट क्लास इसी डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये डिप्रिसिएशन वाला बहुत सारा क्वेश्चन होगा, नॉट जस्ट दिस वन, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ, ठीक है सर। বল। বলছি কোশ্চেন নাম্বার 11 আপনি সেন্ড করেছিলেন না, ওটার আনসার গুলো আমি সেন্ড করেছিলাম, একটু বলে দেবেন। কোশ্চেন নাম্বার 11 কি আছে বলতো? কোশ্চেন নাম্বার 11 কি আছে? ইলেভেন বলতে এর আগে যে হোমওয়ার্ক, ও এর আগের যে হোমওয়ার্কটা ছিল, মানে ওই ওটা কি অপারেটিং সাইকেলের ছিল? হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা অপারেটিং সাইকেলের হোমওয়ার্কের ডিটেলসটা বলে দিচ্ছি আমি দাঁড়া। অপারেটিং সাইকেলের ম্যাচ কর তো, ম্যাচ কর বলে দিচ্ছি, লেখ আমি বলে দিচ্ছি। তুই আমাকে পাঠিয়েছিলি বল, আমি বলিনি না কিছু। हाँ सर। अच्छा जस्ट अ सेकंड। ऑपरेटिंग साइकिल का एक होमवर्क था सर, आंसर लिख लो 11 बोल के क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 11 का इसका 80 डेज बोल के आंसर आया सर, मतलब हाँ सर। 80 डेज मींस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मतलब नेट ऑपरेटिंग साइकिल 80 डेज, फिर नंबर ऑफ साइकिल आपका, नंबर ऑफ साइकिल 4.5 टाइम्स। यस सर। ओके और क्वेश्चन के अंदर डिप्रिसिएशन का कुछ पॉइंट था क्या, कैश कॉस्ट बेसिस में अगर होता तो डिप्रिसिएशन, हाँ अगर आप डिप्रिसिएशन उसके अंदर है तो उसको हटाना, हाँ डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके फिर आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। आप एक बार देखना, 21 माइनस 2.10 मतलब एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन करके आपका मतलब ये साइकिल जो है ये ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा 4.20। आया क्या? 4,20,000। हाँ 4,20,000 वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस 4,20,000 मतलब दिस इज वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। ये था क्वेश्चन के अंदर ऑन, एक बार चेक कर लेना सर कि क्या है, मतलब उसमें आपको डिप्रिसिएशन जो अमाउंट है दैट इज 2.10। आई मोस्ट प्रोबेबली मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, 21 से आपको 2.10 का जो डिप्रिसिएशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल करना है तो 4.20 आएगा, मतलब 4,20,000 ये वाला होगा कैश कॉस्ट बेसिस पे। जो लोग ट्राई किया था वो समझ जाएगा, जिनका ट्राई नहीं है वो शायद चिंता में होगा कि सर क्या हो रहा है। और क्या था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या न्यू एनओसी था क्या? हाँ सर। हाफ पार्ट में एक और है ना जिसमें बोला था कि सारा प्री पेमेंट बेसिस पे होगा। अच्छा मैंने डेटर नहीं होगा, एडवांस होगा। हाँ हाँ डेटर नहीं होगा, एडवांस होगा, मतलब नो डेटर इज देयर। अच्छा क्वेश्चन था सर ये। न्यू एनओसी, न्यू एनओसी में अच्छा ठीक है, अगर कोई दिक्कत ज्यादा होगा ना मैं इसको सॉल्व करा दूंगा सर, बिकॉज क्वेश्चन सीरियसली बहुत अच्छा है। डेटर इक्वल्स टू 0 और न्यू एनओसी हो जाएगा 35 डेज। आया क्या? हाँ हाँ सर। नंबर ऑफ साइकिल 10.29 टाइम्स। हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,83,673 763 এসেছে। 183,763 মানে ऐसा कुछ था 18,90,000 डिवाइडेड बाई 10.90 10.29 करके देख 18 लाख हाँ सर 673 ना। ओके रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल कितना रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका हो जाएगा 4,20,000 माइनस 18,3673 कितना 236,327 ये हो जाएगा रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। सो वेरी गुड क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑपरेटिंग साइकिल का पहला दिन का होमवर्क था, ऑपरेटिंग का जो क्वेश्चन दिया था उसका होमवर्क था। सभी ने ट्राई नहीं किया, मुझे मौसमी और ज्योति का ही मिल रहा, रोशनी प्रियतमा प्रीति प्रीतम इन लोगों का कुछ पता नहीं चला। प्रियतमा ट्राई किया था आपने? नहीं। ओके सर थोड़ा सा ट्राई कर लेना, अगर किया है तो फिर एक बार जरूर आंसर मैच कराना। अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन में तो मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा फिर से एक बार। ओके हो गया ना सर मौसमी?
ज्योति? हाँ सर। ओके यस सर। ठीक है सर। और कुछ पूछोगे आप लोग? एनी क्वेश्चन सर? ना सर। ओके सर, थैंक यू। तब आज इतना ही है सर। प्रीति होमवर्क बोलছিস ना কিছু? प्रीति होमवर्क कर बाबू, पढ़ाई करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो। ओके रोशनी, ज्योति, प्रीति, प्रीतमा, मौसमी, प्रीतम, चलो सर फिर टाटा बाय। রাখছি স্যার।